नमस्कार साथियों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चलेगा, इतिहास की क्लास चलेगी। तो आज ये पहली वीडियो रहेगी, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद बाकी के चैप्टरों में हम लोग शॉर्टकट में जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही देखेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं। इसमें एक यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, रसीदा के माध्यम से सवाल बनाया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या किसी चीज़ का पता कैसे जा सकता है। तो पता हम कैसे लगाएंगे? रेडियो सुन के, रेडियो, टेलीविज़न या अखबार पढ़ के, या किसी व्यक्ति से बात करके जान सकते हैं कि क्या हुआ है, कैसे पता लगा सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ ये कैसे जान सकते हैं, इसी के बारे में भूमिका बना के आगे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। यहाँ पर दिया हुआ है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आखेट मतलब शिकारी होते हैं, शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या वैज्ञानिक के जीवन के बारे में कैसे जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हमें भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कहानियाँ कौन सा, नाटक कौन सा देखा करते थे। ये अभी भूमिका सिर्फ इस चैप्टर का बना रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। लोग कहाँ रहते थे, इसमें देखेंगे लोग कहाँ रहते थे। यहाँ से देखेंगे, अभी आगे मैप दिया है, नर्मदा नदी का पता लगाना, वहाँ से दिया है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। अब इस मैप के जरिए थोड़ा सा समझेंगे क्या दिया है। देखिए यहाँ पे मैप में क्या दिखाया था, यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा आपको जानते हैं ना, नर्मदा नदी कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी। ये नर्मदा है और ताप्ती है। यही ऐसी दो नदियाँ हैं जो उल्टा बहने का कार्य करती हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर। यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ पे कुछ दिया है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाना है। हाँ, यहाँ पे हुआ क्या था, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया था, गेहूं और जौ। तो सबसे पहले 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में गेहूं और जौ की फसलें उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के ऊपर में है। अब ये मैप में है, थोड़ा मैप में भी देखेंगे। देखिए आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, 5 मिनट, क्योंकि सब चीज़ देखना है। अब सबसे पहले क्या देखना हमें, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो देखिए ये सुलेमान की पहाड़ियाँ जो रहेगी, ये हमारा जो है ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट, और इधर जो है नॉर्थ, साउथ। तो ये हमारा रहेगा। इधर साइड में देखिए यहाँ पे है ना सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में जहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर गेहूं और जौ जो है उगाया गया था। उसके बाद थोड़ा सा और मैप में आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे। उसके बाद आगे बोला था कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। तो देखिए विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी, यहाँ पर देखेंगे तो विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ।
और यहाँ पे क्या हुआ था, विंध्य की पहाड़ियों पर यहाँ पर अनाज उपजाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अभी मैप से और संबंधित कुछ बातें रहेंगी, पहले नीचे पढ़ते हैं क्या दिया है। आगे दे रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। और सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, सहायक नदी क्या होता है, सहायक नदी वो होती है जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। मतलब एक नदी है, उसके बाद इसमें और नदियाँ आके मिल जाएं ऐसे, फिर उसके बाद ये एक नदी के रूप में निकल जाए, जैसे कई नदियाँ, तो ये क्या हो जाती हैं, ये सब सहायक नदियाँ हैं। मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं चल के कि जो कुछ सहायक नदियाँ किस तरह से होती हैं। जैसे इसमें देखेंगे, जैसे एक सहायक नदी ये वाली देखिए, सिंधु वाली नदी, इसमें जो आके मिलती है कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। पंजाब की ये नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो ये कहाँ पर पड़ेंगी, अगर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि गंगा नदी सीधा यहाँ से निकलती हुई है, कहाँ गिरती है, बांग्लादेश में। यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा जाना जाता है। तो जो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं ये दिखा रहा है ना, यमुना हो गई, यमुना ये है, चंबल ये हो गई, और ये सोन नदियाँ और बहुत सारी नदियाँ हैं कई गंगा के नाम से जो इनकी सहायक नदियाँ हैं। हाँ, इसको यहाँ देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। मतलब गंगा के पास में जो बिहार है, बिहार से जो गंगा नदी निकलती है, मतलब उसको क्रॉस करती है, तो वहाँ एक बहुत शक्तिशाली जो है क्षेत्र था, जिसे किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। और वहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। मतलब क्या होता था कि जब इन रास्तों से चलते थे तो इस तरह से बाधाएं आती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। देखिए होता क्या था, जब आखेटक है, शिकारी मानव था, तो एक जगह पे तो रहता था, लेकिन वहाँ पे जगह बदलने का कारण क्या हो सकता है, या तो वहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई होंगी, या वहाँ आपदा आ जाएगी तो वहाँ से स्थान अपना बदल लेते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिला। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है बता रहा है कि जो लोगों का आना जाना एक जगह से दूसरे जगह हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था।
ये कब की बात कर रहा है? पहले की बात कर रहा है। हाँ, जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे वैसा ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कहने का तात्पर्य है कि लोगों का जो यहाँ पे बताया है कि लोग आज जो यात्रा करते कहीं आते जाते हैं, उसका कारण क्या है कि हमारी पुरानी परंपरा से ही हमने सीखा है कि हमें आने जाने से हमारे विचारों का, रहन सहन का, कई चीज़ों का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए यात्रा करते हैं। अब देखते हैं देश के नाम। इसको देखेंगे, देश के नाम से संबंधित क्या तथ्य दे रहा है। यहाँ से अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब ध्यान देना, यहाँ से इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है और संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। अब आपने एटलस और ईरान में यूरान का पता लगा, ये पहाड़ों के बारे में है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूरानी किधर से आए थे? जो उत्तर और पश्चिम की ओर से आ रहे थे। मतलब जैसे भारत का मैप है, मान लीजिए, तो इस क्षेत्र से जो आ रहे हैं, इस क्षेत्र से जो आ रहे हैं ने सिंधु को क्या कहा था? हिदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब उन लोगों ने जो उधर से क्षेत्र से आए थे, उन लोगों ने इसको क्या कहा? हिदोस कहा। और उसके बाद की जो लैंड है, ज़मीन है, सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद उसे क्या कहा? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया जाता है। मतलब इसमें कह रहा है कि जो एक समूह रहता है उसके लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक मतलब वो भी कितनी पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये इस प्रकार से बता रहा है इंडिया शब्द के नाम के बारे में। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। क्या ताम्रपत्र क्या होता है? यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये दिया है नीचे जो पांडुलिपि, मतलब जो लिखने का कार्य किया जाता था, जैसे आज की तरह कागज नहीं होता था, तो जो एक छाल होती थी पौधे का, उसका क्या नाम है? वो भुर्ज पेड़ की छाल होती है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं आसान शब्दों में। अगला पैराग्राफ है अतीत के बारे में कैसे जाने। तो आइए इसको देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ है, से निकला है। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा मिलता है। मतलब ये क्या बता रहा है कि जो एक तरह से देखा जाए कि जो हमें अगर प्राचीन के बारे में जानकारी मिलेगी, तो प्राचीन के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? कहीं न कहीं कुछ उसका स्रोत होना चाहिए। तो एक स्रोत होता है जो ये यहाँ पे दिखाया है, पता नहीं क्या लिखा है, कि उस पात्र पर लिखा मिला है। और वो पात्र किस चीज़ का है, वो जो बता रहा है कि किस चीज़ का बना हुआ है, तो भुर्ज नामक पेड़ है, उसी के छाल से यह बना हुआ है। इसके बारे में बता रहा है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया।
तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये पहले की बात है कि जैसे अभी हिंदी भाषा है तो उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। अब इसमें थोड़ा सा हम अभिलेख के बारे में देखेंगे, जो अभिलेख के बारे में बता रहा है। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभी इनको अंतर भी हम देखेंगे कि जो ताम्रपत्र होते हैं, अभिलेख होते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो पत्थरों पे लिखा जाए, कोई पत्थर ही नहीं हो सकता धातु में, कोई भी धातु हो सकती है। जो धातुओं पर लिखे जाते हैं, कठोर धातु होती है। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण मतलब लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इस पैराग्राफ में इसके कहने का तात्पर्य है कि जो ताम्रपत्र होता है उसको क्या होता है कि चूंकि वो पत्ते का, छाल का, लकड़ी का रहता है तो खराब होने के चांस रहते हैं, कीड़ों के, ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकता। तो शासकों ने एक नया तरीका अभिलेख का अपनाया। अभिलेख में क्या हो सकता है, धातु हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, कोई और भी मेटल हो सकता है। उस पर अपनी बातों को उन्होंने लिखवाया और लिखवाने के बाद उसे सुरक्षित किया। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो अभिलेख होते हैं वो धातुओं के रहते हैं, वही ताम्रपत्र वो पौधे का छाल होता है। ये भी दिया है इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। मतलब देखिए, अभी अशोक के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसने सबसे ज़्यादा शिलालेख, स्तंभ लेख, अपने प्रयागराज वाला भी बहुत सारे इसने करवाया था। हाँ, इसको देखते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जो ये ताम्रपत्र होते हैं और जो ये अभिलेख होते हैं, इसको क्यों बनवाया जाता है, इसके बारे में देखा जाएगा। अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि अफगानिस्तान में सबसे पुराना अभिलेख कहाँ का है। इस प्रकार से यहाँ से उठा सकता है। ये दिया हुआ है कुछ पुराने अभिलेखों के बारे में। ये कोई पात्र है, ये क्या है, ये सिक्के होते हैं जो शासकों के मुहर लगे होते हैं। एक मुहर लगी रहती है, वो सिक्के हो जाते हैं। आइए यहाँ से देखते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। अच्छा, पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो हमेशा कहीं न कहीं इतिहास की खोज करते रहते हैं। अब इस एनसीईआरटी में एक चीज़ है कि हर चीज़ की व्याख्या स्पष्ट रूप से कर दी जाती है।
इससे उन्हें यह जानने की में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाएं तो जले हुए रूप में बचते थे। तो मतलब क्या है, लोगों के रहन सहन के द्वारा कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी छूट जाती थी जिससे जो है इतिहासकार उसे पता लगाया करते थे। इसमें एक पैराग्राफ क्या दे रहा है कि क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। हाँ, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से, देखो पांडुलिपि अभिलेख हम लोग देख लिए ना जो लिखे होते हैं। पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और इतिहासकार के बारे में बताया है कि इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं और स्रोतों को प्राप्त करते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यहाँ से इतना ही, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हुए जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या है कि जो इतिहासकार होते हैं, इतिहासकार या पुरातत्वविद होते हैं, उनका काम ही है कि जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खोज करके मानव सभ्यता या मानव के विकास में कहाँ कौन चीज़ उपयोगी हुई उसके बारे में पता लगाना। और यहाँ से क्या बन सकता है इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन शायद यहाँ से पुटअप हो जाए। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं पहले। हाँ, इसको देख लेते हैं। हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते थे। मतलब यहाँ तक क्या बता रहे हैं कि उस समय भी जो जीवन था सबका जीवन एक तरह से नहीं था। आयु वर्ग परिस्थिति के अनुसार उनका जीवन यापन अलग अलग बटा हुआ था। जैसे आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह भेदभाव अतीत में भी विद्यमान था। देखिए ये बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ से दिखाया है। तो आज भी देखिए शहरों में क्या होता है, शहर में जो खाने वाले लोग हैं वो अक्सर उनके पास कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती, हर चीज़ मार्केट पे है, सीधी सी बात है। और वहीं अगर बाहर के और जो लोग देखें, जैसे यहाँ पे दिया है किसका, अंडमान का, तो यहाँ पे क्या है, लोग अपने भोजन को खुद से पैदा कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि आज हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब यहाँ से पढ़ने से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो पुरातत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं जो भी उस समय कार्य होता था उसका लेखा जोखा रखते थे, और अगर वो लेखा जोखा न रखते तो हमें अतीत के बारे में कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता। तो पुरातत्वविदों का प्रमुख कार्य ये भी है कि उस समय की लेखा जोखा को रखना। आगे चलते हैं।
तिथियों का मतलब, अगर कोई तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस तारीख माह वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। लेकिन यदि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य हुआ ईसा मसीह के जन्म वर्ष के 2 वर्ष बाद। ध्यान देना है कि जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी चल रहा है 2024, तो 2024 अगर हम अभी चला रहे हैं, अभी से पीछे जाएंगे 2020 आएगा, 2000 के बाद फिर 2000 के बाद क्या रहा, 1900, 1800, 1300, 1200, 1000, 500, 400, फिर एक आया होगा। एक के बाद क्या रहा होगा, इसी सवाल को यहाँ समझाया है कि क्या रहा होगा। तो इसमें बता रहा है, यहाँ से ध्यान देना है थोड़ा सा कि यहाँ से देखिए, ये वाले से, यहाँ से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले की ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। मतलब ईसा पूर्व, अगर इस ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक विधि मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अभी इसके बारे में आगे चल के बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे ना। यहाँ दिया है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद की। मतलब जो ईसा मसीह का जन्म है उसे एक मान लिया जाए, अगर अपनी भाषा में समझे तो वहीं से एक मानने के बाद ईसा मसीह का जन्म के बाद से अभी अगर चल रहा है तो 2000 वर्ष बाद। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में दिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे हमेशा ये काम आने वाला चीज़ है। तो आइए थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बताया है कि जो अंग्रेजी में BC होता है, इसी को हम ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदी में ना, ईसा पूर्व। हाँ, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखिए BC का तात्पर्य होता है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और ई और वी, ईपू का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व। एक सेकेंड, हाँ ऐसे, BC का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट और ईपू का मतलब हुआ ईसा पूर्व। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण रखना है। मतलब BC ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। ईसा पूर्व BC इंग्लिश में बोलेंगे और जो है ईसा पूर्व हिंदी में। पहली चीज़ कंफर्म हो गया। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है, तिथियों से पहले AD लगा दिया जाता है। क्या लगा, AD लिखा होता है। तो AD का मतलब क्या हुआ, AD का मतलब हुआ एनो डामिनी हुआ। AD का मतलब किसका, A और D का मतलब हुआ एनो डामिनी। और यह लैटिन भाषा से बना और इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। मतलब अगर AD है तो ये कब है, AD मतलब हुआ कि उसी वर्ष, किस वर्ष, जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BC का भी प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं। देखिए, इसमें से ये AD वाला और कौन, अब BC वाला, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो नॉर्मल है। विश्व के, इसको क्यों लिखा जाता है, अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब तो सामान्य हो गया है। अब भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता था, जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। उसके बाद बस ये चैप्टर आज यहाँ से ख़त्म होता है। थोड़ा सा इसमें कुछ और दिया है, क्या, कल्पना करो। क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा सा इसको आप देख लेना, थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ। उपयोगी शब्द क्या है, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, इनका अर्थ निकालना है ना। तो यात्रा क्या होती है, चलना हुआ। पांडुलिपि क्या होता है, जिसमें लिखा जाए। अभिलेख होता है जिन पे शासक अपना चीज़ लिखवाते थे ना। पुरातत्व क्या होता है, जो प्राचीन जो है
लिखने वाले जो लोग होते थे। इतिहासकार क्या हुआ, पुरातत्व, और इतिहासकार क्या होता है, जो इतिहास को खोजते रहते हैं, लिखते हैं। स्रोत क्या होता है, किसी चीज़ के जानने का जो साधन हो गया। अज्ञात लिपि, मतलब जैसे अभी मिली थी एक लिपि मिली थी, तो उसको अज्ञात लिपि बोला जाता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है, तो उसे क्या है, अज्ञात लिपि के नाम से जाना जाएगा। हाँ, आगे है, इसको मिलान करें, क्या होगा, नर्मदा नदी घाटी, इसको कर लेंगे यहाँ पर आखेट और संग्राहक। मगध है, मगध ये नगर वाला हो जाएगा। गारो पहाड़िया कृषि वाला, यही तो हुआ था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पे नगरों का विकास हुआ था। गंगा घाटी ये राज्य वाला हो जाएगा। आगे क्या है, पांडुलिपि है। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर। पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि वही है जो कहीं ना कहीं एक तरह से बुर्ज का पेड़ था, उसकी छाल से बनाया जाता है। पांडुलिपियाँ हो गई, अभिलेख हो गए जो धातुओं पे लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ से होता है ख़त्म। जल्द ही अगले चैप्टर आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।